नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के आज 100 प्रश्नों का महारिवीजन हम कर रहे हैं। एक मिनट। नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास में रिवीजन कर रहे हैं 100 प्रश्नों का, और यह रिवीजन क्लास का हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हमें बताना है मुहावरा किस भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है साथियों? अरबी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मोर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? मयूर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसको अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द पूछा है। पुरोगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्चिगामी हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हाथ शब्द का समानार्थक शब्द है। हाथ शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो कर हो जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर इस प्रश्न संख्या 5 का रहेगा। आग बबूला होना, आग बबूला होना इसका अर्थ क्या होगा? तो आग बबूला होना इसका अर्थ होगा क्रोध करना। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है? तो साथियों कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम शब्द है। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न संख्या 7 का बी ऑप्शन के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है? यहाँ पर 4 विकल्प में हमें गुणवाचक विशेषण शब्द बताना है। दुगुना, बहुत, यह या पुराना। तो इन चारों विकल्प में से गुणवाचक विशेषण शब्द आपका ऑप्शन डी पुराना शब्द गुणवाचक विशेषण रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। किस शब्द में इन प्रत्यय है? हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इन प्रत्यय है। तो ग्रामीण शब्द जो है इसमें इन प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक भाव छिपाना, मानसिक भाव छिपाना इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो मानसिक भाव छिपाना इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सार्थक शब्द अवहितता। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13, जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन ए सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो चारों शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी मुहूर्त, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, नीति शब्द का विशेषण रूप होगा। नीति शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो नैतिक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया बताना है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया? तो राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। भाषा का प्रमुख कार्य है, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिवेदन लेखन, लेखन क्षमता, भाषण देना या फिर संप्रेषण करना? तो भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण करना है। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देवत्व शब्द है और इसमें संज्ञा बताना है। तो देवत्व शब्द में साथियों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, रस के कितने अवयव होते हैं? हमें यहाँ पर बताना है कि रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अवयव होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अब कौन कौन से होते हैं अगर ये भी आपको बताना हो तो पहला होता है स्थायी भाव,
पहला अव्यय होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, स्थायी भाव के बाद विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, तीसरा हो जाएगा अनुभाव, और चौथा अव्यय हो जाएगा आपका संचारी भाव। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, मतलब इस कुल का अर्थ क्या होगा और कुल का अर्थ क्या होगा। तो साथियों, जब कुल में छोटी ऊ की मात्रा होती है तो वहां अर्थ हो जाएगा वंश, और बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी तो उसका अर्थ हो जाएगा किनारा। तो डी ऑप्शन हमारा सही युग्म रहेगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। माता पिता दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। दाल बाटी दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। भला बुरा दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। ऑप्शन डी परम पिता में द्वंद्व समास नहीं होगा। हमारा उत्तर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला है अद्भुत रस के स्थायी भाव का नाम क्या है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव साथियों विस्मय हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला है गांठ का पुरा, गांठ का पुरा इस मुहावरे का अर्थ क्या है। गांठ का पुरा इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईमानदार। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले साथियों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। सजावट शब्द में प्रत्यय बताना है। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो साथियों सजावट शब्द में जो प्रत्यय होगा वो आवट प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प ए राइट आंसर रहेगा। अगला है इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी अनुचित शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। पहला दे रखा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार सही विग्रह है। प्रत्यक्ष अक्षी के आगे यह सही विग्रह है। पीतांबर पीला है जो कपड़ा, तो यह सही विग्रह नहीं है। इस कारण से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से मुहावरा नहीं, कौन मुहावरा नहीं है। अंग लगना ये मुहावरा है। अंगारे उगलना मुहावरा है। अंग अंग फड़कना यह मुहावरा है। लेकिन सी विकल्प में अंत भला तो सब भला यह मुहावरा नहीं है। इस कारण से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। प्रफुल्ल शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रफुल्ल का विलोम शब्द साथियों विषाद हो जाएगा। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है अनामिका, परिमल, गीतिका एवं कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। अनामिका, परिमल, गीतिका एवं कुकुरमुत्ता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 बताना है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रश्न तुलसीदास जी के अनुसार पूछा जाए कि तुलसीदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो तुलसीदास जी के अनुसार पूछा जाए तो 11 बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि है। हमारे पास शब्द दे रखा है स्वागत, और इस स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि य, र, ल और व, इन वर्ण के आगे यदि आधा वर्ण दिखे तो व के आगे आधा स है। इस कारण से यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। चमकीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शब्द है चमकीला, इसमें प्रत्यय बताना है। तो चमकीला शब्द में ईला प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प बी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। अंधविश्वास शब्द में समास है। अंधविश्वास शब्द में क्या समास होगा। तो अंधविश्वास शब्द में जो समास होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। मासिक शब्द में कौन सा विशेषण है। मासिक शब्द में कौन सा विशेषण होगा। तो मासिक शब्द में विशेषण जो हो जाएगा साथियों काल बोधक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। हमारा उत्तर सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ रहेगा।
अगला प्रश्न है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना है। तो इन चारों शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन डी पुरस्कार इस शब्द का, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो संक्षेप हो जाएगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को या सुमित्रा नंदन पंत को? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द याद रखना है साथियों, जिसका विच्छेद न हो, जिसका संधि विच्छेद नहीं हो। तो समतल शब्द क्या रूढ़ शब्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका विच्छेद कर सकते हैं। विद्यालय का विद्याधनालय विच्छेद हो जाएगा। पशु शब्द का विच्छेद नहीं कर सकते हैं, इस कारण से ये शब्द आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर अंडरलाइन जो शब्द कर रखा है नदी, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो साथियों नदी में सारी नदी आ गई, गंगा आ गई, सरस्वती आ गई, यमुना आ गई। तो इस कारण से सारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गंगा नदी शब्द जो है ये आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सुता पर्यायवाची शब्द है, आत्मजा पर्यायवाची शब्द है, दुहिता पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तनय जो है ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी शब्द साथियों तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है उसको संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यह ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 दे रखा है नए पत्ते किसकी रचना है? नए पत्ते किसकी रचना है? तो नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पहाड़ टूट पड़ना इसका अर्थ हो जाएगा भारी विपत्ति आना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 51। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? मतलब गमन अपने को शब्द दे रखा है, अब इसको विपरीत शब्द बनाना है तो इसमें क्या उपसर्ग लगाएंगे? तो इसमें यदि आ उपसर्ग लगा देंगे तो यह आगमन हो जाएगा, मतलब यह शब्द आपका विपरीत शब्द हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 52। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? उच्चारण सुधारना है बच्चों का, तो यह कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या फिर उच्च कक्षाओं में? तो उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई। राधा ने मेहनत की, जिस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी निश्चित रूप से सफल होंगे। तो राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, इस वाक्य में यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? तो साथियों जब भी दो वाक्यों के बीच में और, तथा, किंतु, परंतु ऐसे शब्द आपको दिखाई दे तो वहां पर आपका वाक्य कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। रत्नाकर में कौन सी संधि है? रत्नाकर शब्द में संधि बताना है साथियों। रत्नाकर में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ आ की मात्रा देखकर आप क्या कर सकते हैं? इसमें दीर्घ संधि बता देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गुणवत्ता होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। योग्यता होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन दूध होती नहीं है, होता है, इस कारण से यह पुल्लिंग शब्द है। हमें स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की
उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज शब्द कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, तो यहाँ पर ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस कारण से यहाँ पर जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला है लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा शब्द है? तो लिंग की दृष्टि से साथियों दही शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न बताना है निम्न में भाववाचक संज्ञा है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन या लड़कापन? तो साथियों यहाँ पर लड़कपन शब्द में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मेला शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो साथियों मेला शब्द है, इसका बहुवचन मेले हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? मतलब बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो साथियों बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए संज्ञा के प्रकार पूछा जाए तो संज्ञा के प्रकार 3 बताना है। सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए 6 प्रकार, क्रिया के प्रकार पूछा जाए तो 2 प्रकार। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। अगला है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो साथियों अंतस्थ व्यंजन 4 है। कौन कौन से? य, र, ल और व। इन चारों में से यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो वह दिख रहा है ऑप्शन सी में, इस कारण से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण शब्द का यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? राम धन अयन बराबर रामायण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आ की मात्रा देखकर आप इसमें अगर संधि पूछी जाए तो इसमें दीर्घ संधि बता देंगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यों यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो साथियों यह इच्छावाचक वाक्य है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ रहेगा। यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है, यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर साथियों संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला है अंगुली पर नचाना, अंगुली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगुली पर नचाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वश में करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। हिंदी दिवस साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है? मनोरंजन शब्द में संधि बताना है। तो सबसे पहले इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा मनः धन रंजन, मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन। और यहाँ पर विसर्ग देखकर आप बड़ी आसानी से इसमें विसर्ग संधि बता देंगे, जो कि बिल्कुल सही संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगी। ऑप्शन डी सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। अगला है वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ बताना है। कहना ये वचन का अर्थ है, संख्या वचन का अर्थ है, बताना वचन का अर्थ है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की है, मध्य प्रदेश की, गुजरात की या बंगाल की? तो साथियों अंगिका जो है यह बिहार राज्य की बोली है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1953 में, 54 में, 56 में या 1952 में? तो साथियों भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। उपत्यका का अर्थ क्या है? तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला है अगम का तत्सम शब्द है, अगम शब्द का यहाँ पर आपको
तत्सम शब्द बताना है तो अगम्य इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला है यमुना तट। यमुना तट में कौन सा समास है? यमुना तट शब्द है और इसमें आपको समास बताना है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा यमुना का तट, और यहाँ पर यमुना का तट है इस कारण से का कारक चिन्ह है, इस कारण से इसमें जो समास होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। किस रचना के लिए दिनकर को, मतलब किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुत्कार के लिए, रश्मि रथी के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, या फिर अर्ध नारीश्वर के लिए? तो साथियों दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला था वह दुत्कार रचना के लिए मिला था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर 4 शब्द आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? स्थान, राष्ट्रीय, पुष्प या अनुभव? तो साथियों यहाँ पर विशेषण शब्द राष्ट्रीय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 80 की ओर। मुदित महीपति मंदिर आए, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर म वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो जहां पर साथियों म वर्ण की या किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा। अगला है छोटा बन जाने की कला। छोटा बन जाने की कला को क्या कहते हैं? तो छोटा बन जाने की कला को लघुकाय कहा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला है वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी कहा जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास शब्द का सामासिक विग्रह क्या है? तो आत्मविश्वास का सामासिक विग्रह हो जाएगा अपने पर विश्वास। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, तो यह इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, यह भी इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह बाल साहित्य का उद्देश्य हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो कपट शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत्तधन चारण। उत्तधन चारण बराबर उच्चारण, और यहाँ विसर्ग है इस कारण, सॉरी यहाँ हलंत है इस कारण से इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। दिग्गज शब्द का विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दिक धन गज। दिक धन गज बराबर दिग्गज, इसमें भी हलंत है, व्यंजन संधि होगी। अगला दे रखा है अधोगति, इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अधः धन गति। अधः अधः धन गति बराबर अधोगति, और इसमें विसर्ग आ रहा है इस कारण से इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। हमको पूछा था कि स्वर संधि का उदाहरण, तो मन्यंतर शब्द जो है यह स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। अगला है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो साथियों जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आराधना किसकी रचना है? आराधना किसकी रचना है? तो आराधना साथियों निराला जी की रचना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90। आज मैं अपने मित्र के आने की खालिस्तान कर रहा हूं, तो इन चारों में से यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो आज मैं अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन डी प्रतीक्षा इस शब्द इसमें रिक्त स्थान में आएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द है और इसमें उपसर्ग उपसर्ग आगे लगता है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना या प्रतिभावान होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धिभ्रष्ट होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ना इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है खरा खोटा। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों यहाँ पर जो शब्द हमें दे रखे हैं दोनों पद प्रधान है, और जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ रहेगा। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। सूरज निकला
और चारों ओर उजाला छा गया तो बीच में और शब्द देखकर आप इसमें संयुक्त वाक्य बता देंगे, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दो वाक्यों के बीच में और था, किंतु, परंतु ऐसे शब्द जहां पर भी दिखाई दे आपका वाक्य संयुक्त वाक्य रहेगा। अगला है भानुदय। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा भानुधन उदय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये इसका विच्छेद कर सकते हैं, तो जिस शब्द का विच्छेद कर सकते हैं वो आपका यौगिक शब्द रहता है। अगला है, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है कौन सी क्रिया कहलाती है? तो जिस क्रिया में कर्म साथ होता है वहां पर स्वकर्म क्रिया होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशाचर होगा, निशाकर होगा, तरणी होगा या तनय होगा? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निशाकर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न संख्या 100 है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा या फिर विशेषण होगा? तो साथियों अमूल्य शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 100 प्रश्नों की महामैराथन में 100 प्रश्नों का रिवीजन किया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी साथियों तक शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे सही ढंग से तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जनवरी 2025 से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी आने के बाद आपको समय इतना नहीं मिल पाएगा, अभी भी समय है, आप तैयारी में जुट जाइए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।